नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। आज बात करेंगे जनचौक अपडेट में। हम लोग आज चर्चा करेंगे यूक्रेन को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए दांव की। मैं दांव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा जुआ डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन में शांति लाने या जो युद्ध पिछले 3 साल से चल रहा है उसे ख़त्म कराने के लिए खेला है। दांव ये है कि इसके लिए उन्होंने जो अमेरिका के पुराने सहयोगी रहे हैं, यूरोपीय देश, कनाडा, या जो एक जिसे पश्चिमी मीडिया फ्री वर्ल्ड, आज़ाद दुनिया कहता रहा है, उन संबंधों को एक तरह से कहा जा सकता है कि दफना दिया है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल 2 दिन पहले देखने को मिली 24 फरवरी को, जब संयुक्त राष्ट्र में की महासभा में यूक्रेन युद्ध शुरू होने की 3वीं बरसी पर रूस की निंदा के लिए पश्चिमी देशों की तरफ से एक प्रस्ताव लाया गया। ऐसा पहली बार हुआ कि किसी प्रस्ताव पर, इस तरह के प्रस्ताव पर अमेरिका ने यूरोपीय देशों और जो तथाकथित फ्री वर्ल्ड है उसके खिलाफ मतदान किया। अमेरिका ने रूस की निंदा करने के खिलाफ जिन देशों ने वोट डाला, जिसमें रूस तो खुद है ही और बहुत से उसके सहयोगी देश हैं, उनके साथ अमेरिका ने मतदान किया। और इसको लेकर जो अमेरिकी लिबरल मीडिया है, यूरोपीय देश हैं, उनमें गहरी नाराजगी और बेचैनी और एक तरह की असहायता, लाचारी ये देखने को वहाँ मिली है। बहुत से हलकों से ये कहा गया कि अमेरिका ने इसके साथ ही फ्री वर्ल्ड से खुद को अलग कर लिया है, और जैसा पश्चिमी मीडिया कहता रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक तानाशाह हैं, तो उन्होंने एक तानाशाह का पक्ष लिया है। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का कोई अकेला कदम नहीं था। अभी उसी दिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों वॉशिंगटन में थे। दोनों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ट्रंप से ये सवाल पूछा गया कि क्या वो जैसा कि वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को तानाशाह बताते रहे हैं, ट्रंप ने ये कहा है कि ज़ेलेंस्की अब बिना चुनाव कराए सत्ता में हैं क्योंकि उनका कार्यकाल ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने ज़ेलेंस्की प्रशासन पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। तो सवाल उनसे ये पूछा गया कि जिस तरह वो ज़ेलेंस्की को तानाशाह कहते हैं, क्या वो पुतिन को भी तानाशाह कहेंगे? इसका उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम पुतिन के साथ मिलकर शांति लाने के लिए काम कर रहे हैं और देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। तो कुल मिलाकर ये जो शांति लाने की जो उनकी कोशिश है यूक्रेन में, वो आगे भी बढ़ी है। और लेकिन उसने जो अमेरिका के पुराने सहयोगी हैं, अमेरिका की जो पुरानी पहचान रही है, उससे बिल्कुल ट्रंप प्रशासन ने अपने को अलग कर दिया है। और दीर्घकाल में इसके क्या नतीजे होंगे, अभी इसको लेकर एक कयास का दौर है, क्योंकि ये तो बहुत साफ बात है कि अमेरिका ने दुनिया में अपना जो वर्चस्व बनाए रखा, उस बनाए रखने में उसके सहयोगी देशों ने काफ़ी योगदान किया है। कम से कम यह धारणा बनी रही है कि अमेरिका के साथ बहुत से देश, अब वो देश सोच रहे हैं कि क्या हम अभी भी उनके साथ हैं। ये आप यूरोप से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, यूरोप में जो अभी जर्मनी में अभी चुनाव हुए, वहाँ जो नए नेता चुने गए हैं जिनके चांसलर बनने की संभावना है, फ्रेडरिक मेर्ज, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि उनके शासन की प्राथमिकता जर्मनी को अमेरिका से आज़ाद कराना होगा।
कदम दर कदम वो इस तरफ बढ़ेंगे, तो क्या भावनाएं हैं वहाँ, क्या माहौल है, उसका अंदाजा लगता है। अब सवाल है कि ट्रंप ने ये दांव क्यों खेला। हम लोग इसके बारे में अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि ट्रंप तो ये कहते हैं कि उनका मकसद शांति लाना है। हालांकि वैसी ही शांति लाने के लिए वो पश्चिम एशिया यानी इजराइल का जो लगातार हिंसा जारी है फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ, उस मामले में उनकी कोई दिलचस्पी ज़्यादा दिखी नहीं है। न ही चीन के साथ तनाव कम करने में उनकी दिलचस्पी दिखी है। तो वो कोई शांति दूत हैं या वो शांति के लिए काम कर रहे हैं, यह बात गले नहीं उतरती है। तो सवाल है फिर वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं। संभवतः दो वजह हैं। एक वजह तो यह है कि ट्रंप एक रियलिस्ट हैं, हकीकत क्या है इसको वो समझते हैं और वो उसको बोलते भी हैं। तो उन्होंने इस बात को समझा है कि यूक्रेन का युद्ध साझा जो नेटो की जो साझा ताकत है वो ताकत हार चुकी है। रूस ने अकेले यूक्रेन को प्रॉक्सी बनाकर जो 3 साल पहले लड़ाई छिड़ी गई थी, उसमें रूस विजयी होने के करीब है, केवल उसकी औपचारिकता बाकी है। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कही है कि अगर युद्ध खत्म नहीं हुआ तो ये संभव है कि रूस पूरे ही यूक्रेन पे कब्जा कर ले। उन्होंने उसी समय यह भी जोड़ा कि रूस जो है एक ऐसा देश है जो अतीत में नेपोलियन और हिटलर को हरा चुका है, और अब अगर ये युद्ध आगे खींचता है तो अमेरिका के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि अमेरिका की जो उत्पादक क्षमता है, हथियार उत्पादन की जो क्षमता है, वो क्षमता रूस की क्षमता के बराबर नहीं है। अमेरिका अपने उत्पादन के लिए चीन जैसे देश पर निर्भर है। तो ये इन बातों को वो समझते हैं। एक पहलू तो ये हो सकता है। दूसरा पहलू इसका जो ज़्यादा जिस पर लोगों का ध्यान है और लोग मान रहे हैं कि वो रूस को चीन से अलग करना चाहते हैं। इस अमेरिका में कोई भी लीडर हो, वहाँ की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनके रूलिंग क्लास में, उनके शासक वर्ग में यह सहमति है कि चीन के साथ अमेरिका का जो की प्रतिद्वंदिता है उसका कोई समाधान नहीं है। चीन को रोकना ही अमेरिका का कर्तव्य है, क्योंकि अब चीन जितना ताकतवर हो चुका है और जिस आर्थिक ताकत से दुनिया में उसने जो प्रभाव बना लिया है, उसको पराजित करना अमेरिका के वश में नहीं रह गया है। और जब चीन के साथ रूस की भी धुरी बन जाती है, जैसा कि बन गई है पिछले 3 साल से, तो उसको सैनिक रूप से भी परास्त करना अमेरिका के लिए लगभग, अगर नामुमकिन नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तो वैसी परिस्थिति में एक रणनीति यह होनी चाहिए कि रूस और चीन में दबाव डाली जाए, और इस रणनीति के तहत पहले रूस को तुष्ट करना होगा, रूस की मांगें माननी होगी। और हम लोगों ने देखा कि कैसे व्लादिमीर पुतिन प्रशासन की जो भी मांग यूक्रेन के संदर्भ में रही है, ट्रंप और उनके प्रशासन ने उसको स्वीकार कर लिया है। लेकिन इसके बाद भी युद्ध खत्म हो जाएगा, वहाँ शांति आ जाएगी, ये अभी एक गिवन फैक्ट नहीं है, ये बिल्कुल तयशुदा नहीं है। इस बात को ट्रंप ने भी कहा है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि देखें आगे क्या होता है। इसलिए कि रूस की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उसकी दिलचस्पी युद्ध विराम में नहीं है, उसकी दीर्घकालिक शांति में है। और उसकी शर्त जो है मोटे तौर पर यह है कि नेटो का जो प्रसार किया गया रूस के आसपास, उसको वापस लिया जाए। क्या अमेरिका इसके लिए तैयार होगा? दूसरी चीज जो उसमें जो अभी तक साफ है, आगे क्या होगा पता नहीं, कि रूस ने अभी तक कोई संकेत नहीं दिया है कि वो चीन के साथ किसी भी तरह से अपने संबंध पर फिर से सोचने को तैयार है। और ऐसा होना मटेरियल कंडीशन, जो भौतिक स्थितियाँ हैं, उसमें संभव भी नहीं लगता,
क्योंकि रूस के हित बहुत निकटता से चीन के साथ जुड़ गए हैं, बहुत निकटता से उनका ऊर्जा संबंध, उनके आयात निर्यात का संबंध, आर्थिक संबंध इतने ज़्यादा वो जुड़ गए हैं कि उसे एक झटके से तोड़ देना यह रूस के भी हित में नहीं होगा, चीन के भी हित में नहीं होगा। लेकिन क्या व्लादिमीर पुतिन उस दिशा में जाएंगे? तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जिससे में ऐसा लगता नहीं है कि रूस और चीन को अलग करने का जो दांव है ट्रंप का, वो कामयाब होगा। उसमें एक और बड़ा पहलू यह है कि जिस तरह से जो बाइडेन प्रशासन ने रूस को घेरने की कोशिश की, उस पर प्रतिबंध लगाए यूरोपीय देशों को साथ में लेकर, यह सोचना किसी भी देश के दूसरे देश के नेता के लिए कि आज जो ट्रंप प्रशासन की नीति है यही हमेशा रहेगी, इस पर कैसे यकीन किया जा सकता है? कल अगर अमेरिका में परिस्थितियां बदली, फिर नया प्रशासन आएगा, उसकी फिर प्राथमिकताएं बदल सकती हैं। तो क्या वैसे में जिसे रूस और चीन आपस में फ्रेंडशिप विदाउट लिमिट, बिना किसी सीमा की दोस्ती कहते रहे हैं, क्या उसको दांव पर लगाना उचित होगा? तो ये एक ऐसा पहलू है जिसमें युद्ध तो रुक सकता है, उसमें ट्रंप के कुछ दांव सफल हो सकते हैं, जिसमें एक बड़ा दांव ये है कि युद्ध रुकने के बाद अमेरिका यूक्रेन की जो खनिज संपदा है उसको अपने कब्जे में ले लेगा। और ये बात लगभग, ये समझौता लगभग तय है कि होगा, क्योंकि अमेरिका ने जो कर्ज दिए हैं पिछले 3 साल में, ट्रंप खुलेआम कह रहे हैं कि हमें वो वापस चाहिए, क्योंकि यूक्रेन लौटाने की स्थिति में नहीं है। तो उन्होंने कहा है कि उसके बदले वहाँ जो महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं उसका मालिकाना अमेरिकी कंपनियों को सौंपा जाए। इसके अलावा ऐसी खबरें भी आई हैं कि रूस ने भी अपनी खनिज संपदा के दोहन में, उसके एक्सप्लॉइटेशन में अमेरिकी कंपनियों को साथ लेने या उनको एक बड़ा हिस्सा देने पर अपनी सहमति दिखाई है। तो यह भी एक उनके लिए बहुत मुनाफे का, कहा जा सकता है, चारा फेंका है। अभी यह चारा फेंकने के पीछे पुतिन का क्या मकसद है? क्या इसका मकसद पश्चिमी खेमे में एक अस्थायी दबाव डालना है? आखिर अगर अमेरिका इन सब चीज़ों से रूस के साथ संबंध सुधार लेता है तो यूरोपीय देश तो अपने को परित्यक्ता की अवस्था में पाएंगे। उनको लगेगा कि अबेंडन कर दिया अमेरिका ने उन्हें, और यूरोपीय देशों के पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है, उनके पास कोई उत्पादक क्षमता नहीं है, अगर एक जर्मनी को छोड़ दिया जाए तो, कि वो इसके जवाब में कोई बहुत बड़ी तैयारी कर पाएंगे या अपना अलायंस बनाकर। वो बयान उनकी तरफ से बहुत सारे वैसे आए हैं, लेकिन वो खोखले बयान हैं, क्योंकि अगर आपके पास क्षमता न हो और आप कुछ करने का इरादा जताएं तो उसे एक खोखलेपन के रूप में ही देखा जाता है। तो ये स्थितियां यूरोप की है नहीं। वैसी परिस्थिति में अगर जो चीज़ें अभी जिस दिशा में जा रही हैं वहीं बढ़ती हैं तो उसका परिणाम ये होगा कि जो पश्चिमी एक खेमा कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद से रहा है, जिसका कि दुनिया पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पर असर रहा है, वो खेमा अस्थायी रूप से अगर ध्वस्त ना कहा जाए तो उसमें एक दरार पड़ जाएगी, यह तो निश्चित रूप से है। तो खैर, पुतिन जब इस बातचीत में आए हैं तो वो एक बहुत ही बुद्धिमान नेता समझे जाते हैं, बहुत से लोग उन्हें शातिर नेता कहते हैं। तो उन्होंने भी जो दांव रखा है उसके पीछे कोई रूस का निश्चित रूप से दीर्घकालिक मकसद है। इन चीज़ों ने पिछले 1 महीने में, यानी जब से ट्रंप सत्ता में आए हैं, दुनिया के सारे समीकरण को उलट पुलट दिया है। चीज़ें बिल्कुल ही जैसी पहले थी वैसी नहीं रह गई हैं, एक नई परिस्थितियां बनी हैं। अब इन नई परिस्थितियों के बाद का ढांचा क्या होगा?
अभी उसका अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन इसका दीर्घकालिक नतीजा यह हो सकता है कि जो अमेरिकी वर्चस्व, जो अमेरिका की पकड़ सारी दुनिया पर रही है, वो अस्थायी रूप से समाप्त हो जाए। क्योंकि जब आप अपने एलाइज को खो देते हैं, ट्रम्प खुद कहते हैं कि उनके पास प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं है, हालांकि वो उसको बनाना चाहते हैं। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का ही मतलब है, उसके लिए वो टैरिफ लगाने और देश के भीतर टैक्स घटाने वगैरह बातें कर रहे हैं। लेकिन उससे जो ढांचागत जिस बदलाव की ज़रूरत है अमेरिका को फिर से एक उत्पादक शक्ति बनाने के लिए, उस दिशा में वो कोई उनके पास योजना है, कोई प्रोग्राम है, इसके संकेत उन्होंने नहीं दिए। तो वैसी परिस्थिति में अमेरिका का अब उनका ग्रेट से जो भी मतलब है, हम लोग जो समझते हैं कि वो अमेरिका को फिर से पुरानी ताकत बनाना चाहते हैं, जैसा कि वो 1960, 70, 80 के दशकों में था, या अभी 2007-8 तक था, मंदी आने के पहले तक। उस दिशा में जाने के लिए जो एक ठोस प्रोग्राम होना चाहिए, इसका कोई संकेत उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक नहीं दिया है। तो वैसी परिस्थिति में ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं दीर्घकालिक रूप से अमेरिका को एक, भले वो अपने इलाके की एक सीमित शक्ति, महाशक्ति बना रहे, लेकिन एक विश्व महाशक्ति के रूप में उसकी हैसियत को अंतिम रूप से समाप्त कर सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो यूक्रेन वो मोर्चा बनेगा, जैसे हम लोग इतिहास में जानते हैं कि वाटरलू का नाम इसीलिए लोग लेते हैं क्योंकि उसके बाद नेपोलियन की कहानी का अंत हो गया था। इसी तरह जिस तरह रेड आर्मी ने हिटलर की कहानी को अंत किया था, उसी तरह यूक्रेन का युद्ध अमेरिकी महाशक्ति के अस्थायी रूप से क्षीण होने, कमजोर होने या उसके समाप्त होने का एक मोर्चे के रूप में याद किया जा सकता है। यह परिस्थिति आज हम लोगों के सामने है। तो आज बस इतना ही, हम फिर आपके सामने आएंगे नए अपडेट लेकर। आज आप सबको मेरा नमस्कार।